So next we are seeing India and US relations as far as counter-terrorism and security domain is concerned. So pro-Khalistani groups जो operate कर रहे हैं from US and even from Canada, and we say कि they are also having presence in UK. तो कौन से मेजर डोमेन्स पे बात की गई? तो कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन, सेकंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, थर्ड इज मनी लॉन्ड्रिंग, एंड देन काउंटर टेररिज्म में प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैव बीन ऑपरेटिंग. So curbing the rampant increase in narcotics trafficking, particularly the drug which is fentanyl, US has been grappling with. तो drug menace and ये कुछ जो मानसी areas हैं. फंटानल है ना, ये एक तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। और ये तो जो चाइना प्रोड्यूस करता है और फिर थ्रू द मेक्सिकन बॉर्डर दे आर पम्प्ड इनटू द यूएस, क्योंकि वहाँ डिमांड हाई है, रेव पार्टी और बाकी सब जो कल्चर है, हाँ. कॉर्पोरेट कल्चर। तो फेंटेनल ड्रग आपको एनर्जी देता है, आपको फोकस देता है, तो यूज होता है, तो उससे ओवरडोजिंग होता है। तो बहुत सारे केसेस है ड्रग ओवरडोजिंग के यूएस में, तो उसी में डील एंड करने लगा। प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखे तो सिक्स फॉर जस्टिस, SFJ ग्रुप, और गुरपंत सिंह पन्नू का केस वी हैव बीन डिस्कसिंग. तो पहले एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया हैज बीन प्लानिंग द असैसिनेशन, बट कोई एविडेंस नहीं था अगेंस्ट इंडिया. तो ये कुछ इंडिया के कंसर्न्स हैं. देन साइबर क्राइम्स हैं, मिसयूज ऑफ साइबर डोमेन फॉर द इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टेरर फाइनेंसिंग. सो ये कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के क्या क्या डोमेन्स हो सकते हैं, यहाँ पे उनका सब कैटेगराइजेशन कैन सी. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बोट और फेरी, जो एक इंडिजिनस यू कैन सी की डेवलपमेंट है. तो कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज. तो हाइड्रोजन गेट्स अट्रैक्टेड ऑन एनोड, ऑक्सीजन ऑन कैथोड. तो ये जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पूरे सर्किट में, एंड जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज वाटर एंड हीट. तो दैट इज वाई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वी कांट से कि एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. तो वी कैन से कि कार्बन न्यूट्रलिटी में इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो वी कैन से कि दिस वुड बी प्रमोटिंग टूरिज्म इन दिस केस. तो मानसी तो इट क्या हम इज इसे बीन कह बिल्ट सकते हैं बाय कि द कोचिन electricity, शिपयार्ड. मानसी से क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ पानी और मतलब जो आपने बताया हीट निकलती है, उसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं, मतलब ये दो ही चीज निकलती है सिर्फ? हाँ, यस यस, ये दो ही बाय प्रोडक्ट्स होते हैं बस. दैट इज वाई वी आर सेइंग कि कार्बन न्यूट्रलिटी गोल को मीट करने में भी, यहाँ मेंशन भी है, नेशंस नेट जीरो कमिटमेंट्स को मीट करने में हेल्प करेगा. देन अर्बन मोबिलिटी जो हम देख सकते हैं, एक और एस्पेक्ट जो है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को, एक तो इनलैंड टूरिज्म एंड देन अर्बन मोबिलिटी को भी और स्मूथ एंड इजी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इट कैन हेल्प बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ तमिलनाडु एंड केरल. तो जो दिस इज स्पेसिफिकली जो वाटरवेज पे वी कैन लुक फॉर दैट. सो यही इंपॉर्टेंट है कि फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है, यहाँ पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए. तो इफ इट इज सेइंग कार्बन न्यूट्रल, तो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. देन नेक्स्ट रेयर डिजीजेस की हम बात करते हैं. रेयर डिजीजेस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्फन डिजीजेस. तो रेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर रेयर इन नंबर. तो एज वी गो बाय स्पेसिफिक कंडीशन, जो अगर पर्टिकुलर डिजीज को रेयर डिजीज कैटेगराइज करना है, तो दीज आर द वंस विच अफेक्ट वन और लेस per 1000 population. So less is the number, so it is categorized rare on the basis of कि less number of people are affected by them. तो barely 5% of over 7,000 known diseases worldwide they are treatable. तो challenge ये है कि since less number of people are getting affected, और जो
डाइवर्सिटी ऑफ डिजीजेस है वो भी बहुत ज्यादा है, तो ये डबल वैमी हो गया एक तरीके से। सो इसीलिए जो कॉस्ट बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। प्लस वी आर सीइंग कि इवन जो fund allocation as a part of GDP also, that is very low in India. That is one of the lowest in the world, we can say, which is right now at 0.7% of the GDP, जो हमने कल भी cover किया, and it should be increased up till 3% of the GDP. So here we are seeing rare diseases in India के case में India accounts for 1/3 of the global rare diseases incidence. Example is Gaucher disease, spinal muscular atrophy. So these are certain examples. Whipple disease is there. So India में we are seeing कि roughly 8 to 10 crore Indians, they are suffering from one rare disease or another, and mostly we are seeing 75% जो है they are children. सो ये एक चैलेंज हो जाता है, यहाँ पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि 75% आर चिल्ड्रन, 1/3 इज इंडियाज होल नंबर। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल्स की बात करी, हमने कैटेगराइजेशन की बात करी कि ये डिजीज को रेयर डिजीज कब बोला जाता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस जनरेशन, लोगों को नहीं पता, इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑल्सो इन दिस केस ऑफ लाइक ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं, एडवांसमेंट्स नहीं है, शायद मशीन नहीं डिटेक्ट कर पाती होंगी, कुछ ऐसे डिजीजेस भी होंगे। देन ड्रग डेवलपमेंट भी रेयर है, बिकॉज जैसे भी कॉस्ट बेनिफिट की बात करी कि ड्रग आप डेवलप कर लोगे, बट जो इसका डिमांड होगा मार्केट में वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, और इनिशियली जो ड्रग की कॉस्ट भी रहने वाली है वो भी हायर साइड पे रहने वाली है। तो वी आर हैविंग अ नेशनल पॉलिसी टू ट्रीट द रेयर डिजीजेस 2017 में जो आई, एंड अगेन वी हैव अमेंडेड दैट 2021 में। तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हमें फेस करने को मिल रहे हैं, एंड अभी तक इवन जो भी रीसेंट पॉलिसी आई 2021 में, तो वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑल्सो रेयर डिजीज के बारे में। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे हम और वर्क कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के केस में। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगेन वी कैन टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, आशा वर्कर्स, स्पेसिफिकली अवेयरनेस जनरेशन की केस की जब हम बात करते हैं। तो टाइमली एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए इंडिया में। लाइक जो लाइक गवर्नमेंट एक फंड प्रोवाइड किया जाता है कि 50 लाख रुपीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इंटायर ट्रीटमेंट, तो दैट इज ऑल्सो नॉट फाउंड टू बी सफिशिएंट। एंड यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन है, तो इनिशियल डेटा इम्पोर्टेंट था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन गो फॉर क्राउड फंडिंग टू ट्रीट द रेयर डिजीजेस, एक ही एस्पेक्ट हो सकता है। बट क्वेश्चन ये, कैन क्राउड फंडिंग एवर बी अ सस्टेनेबल नेशनल पॉलिसी? मतलब वो गारंटीड नहीं है ना, क्राउड फंडिंग में आपको अश्योरेंस नहीं होगी। सपोज आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो यू विल नॉट बी हैविंग गारंटी कि इतना आप रेज कर पाओगे क्राउड फंड, आपको उसके थ्रू आप उसको गैदर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में स्टेट गवर्नमेंट के रोल की जब बात करते हैं, तो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और होने चाहिए। डेवलप सैटेलाइट सेंटर्स under centers of excellence. Satellite centers means कि outskirts of urban areas में, remote areas में भी उनकी presence होना important है। Public private participation can be increased, and CSR funding can be allocated for more research and development in this case. So यहाँ पे private sector का role और ज़्यादा हो सकता है, and गवर्नमेंट ने जो हमने अभी तक स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू मेक दीज दी ड्रग्स मोर अफोर्डेबल, तो जीएसटी नहीं लगता है कोई भी इस पे। और हमने क्वेश्चन भी कवर किया था, मेंस क्वेश्चन की कस्टम्स ड्यूटी भी स्क्रैप की गई है ऑन दी मेडिसिन जो हम इंपोर्ट करते हैं फॉर द रेयर डिजीजेस। तो कस्टम ड्यूटीज कम करती तो जो उसका प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में वो और कम हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एक माइक्रो चैलेंज ये है इसके अंदर ड्रग्स के केस में भी, कि ये जो एग्जेम्पशन रहेगा, दिस वुड बी ओनली टू द ड्रग्स विच आर टू बी इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। तो जो कमर्शियल यूज के लिए ड्रग्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको जो एक्चुअली कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी वो हायर है कंपेयर टू अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रग को इम्पोर्ट कर रहे हो। तो कमर्शियली भी होना चाहिए, एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम और एनकरेज कर सकते हैं। जैसे वी आर हैविंग अ स्कीम, बल्क ड्रग पार्क्स है, तो गवर्नमेंट इज providing incentives under even the PLI scheme also। और जो कुछ लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है, उसको कम कर सकते हैं। एंड रीपर्पस ड्रग इन बल्क इम्पोर्ट,
तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी गोइंग फॉरवर्ड वी कैन रिड्यूस, और डोमेस्टिक जो जेनेरिक मेडिसिन है दे कैन बी प्रमोटेड। तो इनिशियली ये सब स्टार्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही होने वाला है। देन टॉकिंग अबाउट कैनबिस और इसके मेडिकल पर्पसेस की यहाँ बात हो रही है। सो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि कैनबिस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कि उसके मेडिसिनल एप्लीकेशंस कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या पोटेंसी है, क्या वो रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं, क्या वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। सो साइंटिफिक नेम ऑफ कैनबिस प्लांट इज कैनबिस सतीवा, एंड ये इम्पैक्ट करता है हमारे जो मूड और कॉग्निशन सिस्टम है, and it can be used to treat diseases like schizophrenia or cannabis use and heroin use disorders भी जो depressive episodes in bipolar disorder, जो genetic diseases है उनको treat करने में applications काफी important है। सो इसमें जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस प्लांट के जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं या जो सिग्निफिकेंट हैं, दे आर जो प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट्स हैं, दे आर मोर पोटेंट देन इट्स लीव्स। सो मैरिजुना जो बनता है, या मतलब कैनबिस को हम वीड भी बोलते हैं, तो मैरिजुना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बड्स और लीव्स ऑफ पॉलिनेटेड फीमेल प्लांट। तो यहाँ पे मेडिसिनल पर्पस प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट्स से ज्यादा हमें मिलते हैं। तो यहाँ ह्यूमन सिस्टम की बात हो रही है कि एक तो ये कैनबिस प्लांट से रिलेटेड जो अभी तक हमने डिस्कस किया। नाउ कैनिबिनॉइड सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कैनबिनॉइड या कैनबिस जैसे इम्पैक्ट हमारी बॉडी में नेचुरली जनरेट करते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली उनको सिंथेसाइज करती है। सो यहाँ पे दो रिसेप्टर है हमारी ह्यूमन बॉडी में, CB1 और CB2, जिनको कैनिबिनॉइड रिसेप्टर्स हम बोलते हैं। सो जो CB2 सिस्टम है वो मिलता है हमारी बॉडी के स्प्लीन और टेस्टिस, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज इन्वॉल्व इन रिलीजिंग दीज वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नोराएड्रेनालिन। तो ये CB2 सिस्टम इनको रिलीज करता है, जो हमारा बॉडी का सिस्टम है। और जो CB1 सिस्टम है वो एक तरीके से रेगुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करता है, मतलब कि कंट्रोल रिलीज, हमारी बॉडी में कंट्रोल लेवल में ये हॉर्मोन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए CB1 और CB2, जो हमारी बॉडी का कैनाबिनॉइड सिस्टम है, एंड ये एक नेचुरली अकरिंग सिस्टम है। सो दैट्स देयर, जो हमारे मोटर कंट्रोल एंड जो नर्वस सिस्टम को ओवरऑल इम्पैक्ट करता है, हमारे मूड को। सो दैट्स देयर, एंड इवन जो हमारी स्लीप साइकिल है, जो हमारी एपेटाइट साइकिल है, उसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो सपोज इफ वी आर सीइंग कि जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स उनको यूज किया जाता है हमारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करने में, स्पेसिफिकली द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स एंड कैंसर। तो वहाँ पे इनकी और मेडिसिनल स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। जो ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है, कि जो लाइक बैड मेमोरीज या ट्रोमेटिक मेमोरीज हैं, कैनबिस वहाँ पे भी हमें हेल्प कर सकता है उस मेमोरी को माइंड से डिलीट करने में, या जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर उसको और कम करने में। तो वी रिक्वायर मोर साइंटिफिक स्क्रूटनी। अभी तक वी आर नॉट सो श्योर, इतना क्लियरली या साइंटिफिक डेटा अवेलेबल अभी नहीं है एज फार एज द मेडिसिनल इम्पैक्ट ऑफ कैनबिस इज कंसर्न्ड। तो सो ओवरऑल ये इसमें मानसी, अगर मैं बोलूंगा, कंक्लूड कर दूंगा इसको आर्टिकल को, तो दो ही चीजें हाईलाइट हो रहा है इसमें ओवरऑल। पहली बात है, कैनबिस खुद में एक बीच में ड्रग है, मतलब वो एक होता है कि अ, एक प्रॉपर ड्रग, सिंथेटिक ड्रग, फेंटेनाइल, फिर अफीम, फिर हेरोइन हम्म एक्सेट्रा, ये थोड़े से नेचुरल है, लेकिन इसमें इशू होता है समटाइम्स दे आर स्पाइक्ड, और सिंथेटिक बनाने की कोशिश किया जाता है फॉर मेकिंग इट हाई, ज़्यादा ज़्यादा पोटेंट, THC वैल्यू बढ़ जाता है उसमें। तो उससे एक इम्पैक्ट होता है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, या फिर मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है कैनबिस। तो कैनबिस अच्छे भी होता है, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर में या फिर पार्किंसन डिजीज में भी ठीक होता है। फिर ट्रीटिंग ऑफ द क्यूरेटिव केयर में भी कैनबिस यूज होते हैं, ड्रग्स में यूज होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करते हैं। उत्तराखंड बाकी जगह में दे आर अलाउड टू हाँ, लाइक प्रोड्यूस उड़ीसा कैनबिस। में भी वीड इज लीगल।
हाँ, उड़ीसा और उत्तराखंड में इंडिया भी में ऑलरेडी कमर्शियल वीट कल्टीवेशन अलाउ करते हैं। एंशियंट टाइम से लीगली था वीट, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि वीट को कहाँ कहाँ लीगल कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल जैसे इम्पैक्ट करता है मोटरसाइकिल पे इन द माइंड, वैसे ही वीट भी इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इंडिया रेगुलेट करता है, अभी तक तो बैन है, लेकिन हम्म। ओवरऑल देखा जाए तो इसको यूज किया जाता है भांग में, और फिर होली के समय में, राइट। फेस्टिवल में, जॉली मूड के लिए। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि कैनबिस को रेगुलेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो मार्केट में कैनबिस मिल रहे हैं, समटाइम्स दे आर वेरी स्पाइक्ड और इलीगल, इनको एक तरह से पोटेंसी बनाया जाता है। तो हम्म। सिर्फ ये जो मैरिजुआना हो गया और ये फीम हो गया जितनी वही है ये कैनबिस ही। है, ये हाँ। कैनबिस का पार्ट है। हाँ। कैनबिस ही है, इसको ये इंग्लिश में दो कैनबिस बोलते हैं, हिंदी में marijuana हो गया। और हम्म। इसी का अगर कोई marijuana और पेस्ट weed। बनाया जाता है तो अफीम, वो फिर हिंदी ये में हो। मैरिजुआना नहीं है, हिंदी में धतूरा होता है। नहीं सर, इट इज धतूरा कॉल्ड। बहुत हाँ। प्लांट है। marijuana इंग्लिश में हो गया, कैनबिस, कैनबिस वही है। और फिर हिंदी में उसका गांजा हो गया, अगर बोला जाए तो, मतलब एक और गांजा। वर्ड है। ओहो हो, कुछ भी मतलब है। कुछ ही मतलब। गांजा नहीं हो सकता वो। वो डिफरेंट होता है। गांजा गांजा आई थिंक उसे लोकल नेम होता है गांजा तो। भांग या धतूरा बोलते हैं उसको, गांजा अलग होता है, ये दोनों चीजें अलग होती है। गांजा तो धतूरा कैसे होगा, धतूरा डिफरेंट होता है प्लांट। नहीं सर, वो गांजा भी मे है। बी मे कैनबिस गांजा भी है कैनबिस इज सर। गांजा। हाँ गांजा जी। भी है। सर हाँ। ओके। गूगल पे तो चरस दिखा रहा है। चरस, ओहो, आई थिंक वी आर गेटिंग इन अ डेंजरस टेरिटरी। चरस गांजा सही, आज ही पहली बार एक ओरिजिनल टॉपिक पे बात हुई है। सो वंडरफुल। कंटिन्यू विदाउट। नेक्स्ट। जस्ट हाँ। साइकोट्रॉपिक है ये, देखो इनको। और हम्म। अल्कलॉइड्स भी हैं उनके, बस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देयर लिखा हुआ था कि इफेक्ट्स। इसमें प्रॉब्लम होता है, तो 48% कैनबिस यूजर कन्वर्टेड टू स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, क्योंकि इतने यूज होते हैं साइकोसिस क्रिएट करते हैं। इसलिए इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट है ब्रेन में, इसलिए इसको लीगल नहीं करना चाहिए, अगर आप बोलें तो। कंटिन्यू। हाँ, देन कमिंग टू दिस क्विज, यहाँ पे हम देखते हैं कि टंगस्टन की बात हो रही है ओवरऑल, तो टंगस्टन हाईएस्ट वैल्यू, मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल द एलिमेंट्स टंगस्टन का होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर भी टंगस्टन का है इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स। सो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में मिलते हैं ऑफ एन सिर्फ एटम। प्रोटॉन होता है, हाँ तो सी। दैट्स एटॉमिक कॉल्ड, नंबर से प्रोटॉन। अच्छा हाँ, दैट इज मास नंबर। मास हो, ठीक है। मास नंबर मास होता क्यों है। होता है, क्योंकि मास में सबको ऐड करते हैं, प्रोटॉन को भी ऐड करते हैं, न्यूट्रॉन को भी ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करते हैं, टोटल मास निकालने के लिए जनरली। हम्म। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इतना कम मास होता है, 100-1000 टाइम्स कम, कि इसको अप्रोक्सीमेशन करके सिर्फ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हाँ, करते हैं। वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही बचते हैं और ऑलमोस्ट। टंगस्टन इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए उसको यूज करते हैं फिलामेंट में, बल्ब में, ताकि वो मेल्ट नहीं हो जाए। एंड दीज आर ऑल्सो यूज टू काउंटरफीट बार्स ऑफ गोल्ड ऑल्सो, तो काउंटरफीट गोल्ड में भी आपको टंगस्टन की मिलावट जो हम बोलेंगे वो मिलेगी। एंड टंगस्टन को और हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं? लाइक अलॉयज में, स्टील अलॉयज में, सो दैट उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है और ज्यादा इंक्रीज हो। सो एक यहाँ पे एक और है कि कंट्री दैट केम अंडर प्रेशर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 फॉर इट्स टंगस्टन एक्सपोर्ट, पोर्चुगल। सो आई थिंक ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। औशिक, अगर आपको पता हो तो यू कैन एक्सप्लेन मोर ऑन दिस। नहीं भी नहीं पता उससे। एक बार ये बोल हम्म। सकते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसको अगर प्योरिटी देखना है तो हॉलमार्क सिस्टम है अंडर द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, से गोल्ड और सिल्वर के लिए करते हैं सिर्फ। और प्रेरणा आप ये लिख कंटिन्यू। देना कि हाँ। चाइना इज द 85% प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन इन द वर्ल्ड। कंटिन्यू। और टंगस्टन जो है, इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल इज कैपिटल डब्ल्यू। वुल्फ्रैम, W। हाँ, कैपिटल डब्ल्यू। और ये एक रेयर मेटल है जो नेचुरली मिलता है हमें अर्थ में ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, जैसे गोल्ड मिलता है ना एक्सक्लूसिवली, कोई और नहीं है उसका। तो सिमिलरली टंगस्टन भी हमें एक्सक्लूसिवली मिलता है इन दी अर्थ्स क्रस्ट। क्यों मिलता है? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव, जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता,
हाँ। मिडिल ऑर्डर में जो जो सोडियम है, बाकी सब है, सोडियम पोटेशियम, वो रिएक्टिव है, वो कभी अकेले नहीं मिलने वाले, वो हमेशा साथ में मिलेंगे, ऑक्साइड में या फिर सल्फर में एक्सेट्रा। जो बीच में होते हैं, फेरस, मैंगनीज, फेरस, एल्यूमिनियम, वो भी ऑक्साइड में मिलेंगे, बॉक्साइट और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एक्सेट्रा। जो नीचे वाले आएंगे, सिल्वर, कॉपर भी मिलेंगे, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में कम मिलेंगे और सल्फर में मिलेंगे, लेकिन नीचे और आ जाएंगे ज्यादा से नीचे। तो ऑरम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो उसको डायरेक्टली आप, उसको डायरेक्टली मिलता है, आपको बस रिफाइन करना पड़ता है और फिर आप गोल्ड मिल जाता है, मेल्ट करके आप ले लो। तो ऑक्साइड में नहीं मिलते क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए इसलिए गोल्ड चेन को यूज करते हैं ज्वेलरी में, सिल्वर चेन को यूज करते हैं ज्वेलरी में, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, पॉइजनस नहीं है। द नेक्स्ट, कल भी हमने बात करी थी जीनोम सीक्वेंसिंग की। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज अगेन गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स डेटा, तो डिजिटल पब्लिक गुड एग्जांपल। देन इंडिया में वी हैव द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर विच इज लोकेटेड इन फरीदाबाद। सो इवन डेटा सेंटर्स की जो हम बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ मोर डेटा सेंटर्स, जो कि एक पोटेंशियल एरिया ऑफ ग्रोथ है इन इंडिया इन फ्यूचर। सो एक दैट इज द एस्पेक्ट। एंड जो जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इट वाज अप्रूव्ड इन 2020। तो एम यही है कि इंडिया स्पेसिफिक जिनोम सीक्वेंसिंग डेटा हमारे पास नहीं था, वी वर रिलाइंग ऑन द डेटा ऑफ यूएस एंड यूरोप। सो दैट्स वाई इट वॉज नॉट सो एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर रहे थे। अगर डिजीज हिस्ट्री के बारे में हमें और स्टडी करना है, which was going to be specific to India's population and demography, or even if for Asia. तो that was the challenge. तो what is a genome? Genome हमने कल भी बात करी थी कि like जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बात करते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स जो होते हैं, लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की जो हम बात कर रहे थे, तो ह्यूमन बॉडी का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो जिनोम है, जिससे जिनोम सीक्वेंसिंग या जो हमारे डीएनए में मिलता है, 4 बेसेस होते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग, उसके बेस पेयर्स जो होते हैं हर एक इंडिविजुअल के जिनोम में डिफरेंट और यूनिक होता है। तो एटीजीसी का जो बेस पेयर्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स में मिलते हैं, मतलब जो सेल के न्यूक्लियस में हमें ये जिनोम मिलता है हर एक बॉडी में। तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अ जीनोम। तो उसकी सीक्वेंसिंग की गई है, सीक्वेंसिंग मतलब डिसाइफर की गई है कि हर एक इंडिविजुअल का जो जीनोम है व्हाट इज द सीक्वेंस। तो उसके थ्रू कुछ एक ग्रुप्स होंगे जहाँ पे आइडेंटिकल कुछ सिमिलैरिटीज हमें मिलेंगी, जिसको और स्टडी किया जाएगा। सो म्यूटेशंस कैसे हुई, उससे फिर डिजीजेस कैसे चेंज हुई, हमारी ह्यूमन बॉडी ने कैसे उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया, क्या वो और इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स था क्या, और जो भी चेंजेस हुए हम उनको और स्टडी कर सकते हैं जो भी हिस्ट्री में हुआ। एंड कॉस्ट इज अराउंड $3 बिलियन। तो एक एशिया जिनोम प्रोजेक्ट भी है जो एशिया स्पेसिफिक है। तो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग 2009 में अनाउंस किया गया। सो वी हैव अचीव दिस टारगेट ऑफ 10,000 human genomes have been sequenced so far. So this was the target that has been achieved. You can take this up, Ashik, history से related है। लुकिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा द्वारका, एंशियंट द्वारका जी, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात, उनका मेंशन भी किया जाता है लॉर्ड कृष्णा का महाभारत में। तो वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, बेट द्वारका। तो इसमें बोला जाता है महाभारत में कि एसोसिएशन विद लॉर्ड कृष्ण एंड महाभारत बिलीव दैट आफ्टर किलिंग द डेमन किंग कंस, कृष्ण मूव्ड फ्रॉम मथुरा द्वारका with his Yadava clan and founded a kingdom by reclaiming